सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने घर पर होंगे। मैं कृपाली पीजीटी हिंदी विषय से स्प्रिंगडेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है क्रिया, और क्रिया जो टॉपिक है वह हिंदी व्याकरण का टॉपिक है, और ये टॉपिक 6 to 10 तक की क्लास के लिए बताया जा रहा है, जो कि टॉपिक का नाम है क्रिया। क्रिया के माध्यम से हम पढ़ेंगे कि क्रिया क्या होती है, क्रिया के कितने प्रकार होते हैं, और क्रिया कहते किसे हैं, यानी कि क्रिया का निर्माण किस तरीके से होता है। तो बहुत सरल और सीधी परिभाषा है, जैसे कि आप अपने रोजमर्रा के जीवन में जो भी जिन भी चीज़ों का उपयोग करते हैं, आना जाना, खाना, हंसना, बैठना, उठना, रोना, मतलब जितनी भी प्रकार की क्रियाएं हैं जो सुबह उठने से लेकर रात को सोते वक्त आप जितनी भी क्रियाएं करते हैं वो सभी कहलाती है, जितने भी प्रकार के कार्य करते हैं वो सभी कहलाती है क्रियाएं। तो इसी उदाहरण से हम क्रिया की परिभाषा का भी निर्माण करते हैं। तो परिभाषा कैसे बनेगी कि किसी कार्य का करना या होना पाया जाना क्रिया कहलाता है। क्रिया की परिभाषा क्या हुई, किसी कार्य का करना या होना पाया जाना क्रिया कहलाता है। वाक्यों में प्रयुक्त जिन शब्दों से किसी कार्य के होने, करने, कराने या किसी व्यक्ति की स्थिति या दशा का बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। अब क्रिया का एक उदाहरण देते हैं कि वह दोनों इस विद्यालय में पढ़ते हैं। पढ़ते हैं क्या है, क्रिया है। क्या है, क्रिया। मैंने बताया कि हम हमारे जीवन में जो भी रोजमर्रा के जीवन में जितनी भी क्रियाएं करते हैं, जितने भी काम करते हैं वो सभी क्रिया है। तो पढ़ना क्या हुई, है क्रिया हुई। उसी प्रकार मथुरा यमुना के तट पर स्थित है, अब इसके अंदर है क्रिया है। इसी प्रकार अर्जुन ने कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता है, जीतना क्या हुई, क्रिया। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किसी कार्य का करना, कराना, स्थिति, दशा, ये सभी क्या कहलाती है, क्रियाएं कहलाती है। अब हम चलते हैं क्रिया के भेद की तरफ। तो क्रिया के भेदों की बात की जाए तो क्रिया के भेद को निम्नलिखित दो आधारों पर हम विभक्त करते हैं। क्रिया के भेद हम दो लेते हैं, दो प्रकार के आधार बनाते हैं। पहला आधार लेंगे हम कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर। और दूसरा हम लेंगे प्रयोग, रचना या अन्य आधार पर, यानी कि आप कह सकते हो कि रचना के आधार पर, रचना के आधार पर। तो हमने दो प्रकार की क्रियाओं का आधार लिया है। क्रिया के मुख्य रूप से दो आधार बनाए हैं, पहला कर्म के आधार पर और दूसरा रचना के आधार पर। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं कर्म के आधार पर कौन कौन सी क्रियाएं होती है। तो हम देखते हैं कि कर्म के आधार पर हम दो प्रकार की क्रियाएं करते हैं। कर्म के आधार पर दो प्रकार की क्रियाएं कौन कौन सी, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। पहली है अकर्मक क्रिया और दूसरी सकर्मक क्रिया। अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक क्रिया क्या होती है, वाक्य में प्रयुक्त जिस क्रिया में कर्म नहीं होता, यानी कि जिस क्रिया में कर्म नहीं होता, कर्ता होता है, क्रिया होती है लेकिन कर्म मौजूद नहीं होता, वह क्रिया कहलाती है हमारी अकर्मक क्रिया। अ का अर्थ ही होता है नहीं, अ का अर्थ क्या होता है, नहीं, तो इसके अंदर क्या नहीं है, कर्म नहीं है। इसीलिए वाक्य में प्रयुक्त जिस क्रिया का कर्म नहीं होता या फिर जिन वाक्यों में कर्म का इस्तेमाल नहीं किया जाता है उन्हें हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। अब उदाहरण देखते हैं, शिवांगी दौड़ रही है। एक उदाहरण लिखा बोला मैंने कि शिवांगी दौड़ रही है। अब दौड़ रही है तो कहाँ दौड़ रही है, कैसे दौड़ रही है, यानी कि अकर्मक क्रिया में आप प्रश्न करके देखिए। क्रिया में अगर आप प्रश्न करके देखोगे और प्रश्न करने पर अगर आपको उत्तर मिलता है, अगर उत्तर मिलता है तो वो होती है सकर्मक क्रिया, लेकिन अगर उत्तर नहीं मिलता है तो वो होती है अकर्मक क्रिया। तो हम देखते हैं अकर्मक क्रिया में हमें उत्तर नहीं मिलता। शिवांगी दौड़ रही है, शिवांगी दौड़ रही है, मतलब दौड़ रही है तो कैसे दौड़ रही है, कहाँ दौड़ रही है, प्रश्न किस हिसाब से भी करके देख लीजिए, कब दौड़ रही है, कहाँ दौड़ रही है, कैसे दौड़ रही है। इन सब प्रश्नों से हमें उत्तर नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये अकर्मक क्रिया है, यानी कि वाक्य के अंदर कर्म मौजूद
नहीं है। तो ये हो गई हमारी अकर्मक क्रिया। इसी प्रकार प्रकाश हंस रहा है, प्रकाश हंस रहा है। अब हंस रहा है तो कैसे हंस रहा है? अगर इसकी जगह यहाँ होता प्रकाश जोर जोर से हंस रहा है तो हम बोलते कि प्रकाश कैसे हंस रहा है, तो उत्तर मिला जोर जोर से। तो ये हो गई सकर्मक क्रिया। लेकिन अगर वाक्य से हम प्रश्न करते हैं और प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता तो वो है अकर्मक क्रिया। तो ये हो गई अकर्मक क्रिया। तो अब हम चलते हैं अकर्मक क्रियाओं के भेद की तरफ। अकर्मक क्रिया वही जिसमें अ का अर्थ होता है नहीं, और अकर्मक क्रिया में कर्म मौजूद नहीं होता है। अब हम चलते हैं अकर्मक क्रिया के भेदों की तरफ। अकर्मक क्रिया के मुख्य प्रकार से दो भेद होते हैं। कौन कौन से? पूर्ण अकर्मक क्रिया, पूर्ण अकर्मक क्रिया। पूर्ण अकर्मक क्रिया क्या होती है कि इस क्रिया के साथ वाक्य का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कर्ता के अतिरिक्त किसी अन्य शब्द की आवश्यकता नहीं होती। पूर्ण अकर्मक क्रिया क्या होती है कि जिस क्रिया के साथ वाक्य में वाक्य का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कर्ता के अतिरिक्त किसी अन्य शब्द की हमें आवश्यकता नहीं है। यानी कि किसकी आवश्यकता? सिर्फ और सिर्फ कर्ता की। वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए हमें कर्ता की आवश्यकता है। तो जैसे बालक रो रहा है, रो रहा है तो कौन रो रहा है? बालक रो रहा है, तो बालक यहाँ पर कर्ता है और रोना क्रिया। वह जा रही है, वह जा रही है। राम सो रहा है, राम कौन है यहाँ पर? कर्ता। वाक्य में अर्थ स्पष्ट करने के लिए हमें कर्ता की आवश्यकता है और किसी की आवश्यकता नहीं है। लकड़ी लकड़ी काटी जा रही है, ठीक है, तो ये क्रिया हो गई। पक्षी आकाश में उड़ रहा है। ये सब हो गए हमारे पूर्ण अकर्मक क्रिया के उदाहरण, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कर्ता की आवश्यकता होती है। अब हम देखते हैं आगे अपूर्ण अकर्मक क्रिया। पहले हमने पढ़ा पूर्ण अकर्मक क्रिया जिसके अंदर कर्ता की आवश्यकता के अलावा और किसी की आवश्यकता नहीं होती। और अब हम देखते हैं अपूर्ण अकर्मक क्रिया, जिस क्रिया के वाक्य में प्रयोग किए जाने पर कर्ता के अतिरिक्त किसी अन्य पूरक शब्द के प्रयोग से अर्थ स्पष्ट होता है। यानी कि इसके अंदर कहने का सीधा सीधा अर्थ यही है कि पूर्ण अकर्मक क्रिया में कर्ता के अलावा किसी और की जरूरत नहीं थी, लेकिन इसमें कर्ता के साथ साथ एक पूरक शब्द की भी जरूरत है जो वाक्य को पूरी तरीके से स्पष्ट कर सके। तो उदाहरण देखते हैं कि वह बहुत है, तुम हो, वे थे या हम होंगे। यानी कि वाक्य को स्पष्ट तरीके से पूरा करने के लिए कर्ता होना आवश्यक है और एक पूरक शब्द जो कि इस वाक्य को पूरा कर सके वो आवश्यक है। तो हम होंगे, अब हम होंगे से आपको समझ में आ गया कि वाक्य पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं सकर्मक क्रिया की तरफ। सकर्मक क्रिया, सबसे पहले हमने पढ़ा अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया के दो भेद पढ़े, पूर्ण अकर्मक जिसके अंदर कर्ता के अलावा किसी और की आवश्यकता नहीं होती, अपूर्ण अकर्मक जिसके अंदर कर्ता के साथ एक पूरक शब्द भी आवश्यक होता है। अब हम देखते हैं सकर्मक, जिस क्रिया का फल कर्ता के साथ साथ कर्म पर भी पड़ता है। यानी कि कहने का अर्थ यही है, स यानी कि होता है साथ, यानी कि जिस क्रिया में कर्म के साथ साथ कर्ता भी होता है या फिर कर्ता के साथ कर्म भी होता है, यानी कि कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों जिस जगह पे मौजूद होती है वह कहलाता है हमारा सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के भी सकर्मक क्रिया का पहले उदाहरण देखते हैं कि लड़कों ने आम खाए। खाए तो क्या खाए? आम। किसने खाए? लड़कों ने। इसका मतलब आपको समझ में आ गया कि लड़के कर्ता है, आम कर्म है, खाए क्रिया है। तो जिस भी वाक्य में कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों मौजूद है वह हमारा सकर्मक क्रिया कहलाएगा। अब हम चलते हैं सकर्मक क्रिया के भेदों की तरफ। तो जिस वाक्य में सबसे पहले हम देखते हैं सकर्मक क्रिया के तीन भेद होते हैं। कितने? तीन भेद होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक कर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया क्या होती है? एक कर्मक क्रिया जिस वाक्य में क्रिया के साथ उसका एक ही कर्म हो, यानी कि कर्म कितने हो? एक कर्म हो, तो उसे हम एक कर्मक क्रिया कहते हैं। बूढ़ा आम खाता है। अब बूढ़ा यहाँ पर कौन है? कर्ता है, आम यहाँ पर कर्म है, लेकिन सिर्फ एक ही कर्म होना चाहिए। एक कर्मक क्रिया का अर्थ ही आपको समझ में आ रहा होगा शब्द को पढ़ते ही कि इसके अंदर एक ही कर्म मौजूद होगा। तो एक कर्मक क्रिया में जिन वाक्य में क्रिया के साथ उसका एक ही कर्म होता है वह एक कर्मक क्रिया। राजू गाना सुनता है। इसी प्रकार अब हम चलते हैं द्विकर्मक क्रिया। तो कुछ वाक्यों में क्रिया के साथ में दो कर्म होते हैं, जहाँ एक कर्मक क्रिया में एक कर्म मौजूद होता है
वहीं द्विकर्मक क्रिया में क्रिया के दो कर्म मौजूद होते हैं। तो दो कर्म होते हैं और दोनों के बिना वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाता, यानी कि उसमें द्विकर्मक क्रिया में दो कर्म होने बहुत जरूरी है। अगर दो कर्म नहीं होंगे तो वो वाक्य पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं हो पाएगा। तो दो कर्मों का उदाहरण देखते हैं। धनी पुरुष याचक को रुपये देता है। अब आपने उदाहरण देखा, धनी पुरुष याचक को रुपये देता है। तो धनी पुरुष याचक को रुपये देता है। तो याचक तथा रुपया ये दो प्रकार के कर्म हो गए, याचक और रुपया। क्योंकि धनी पुरुष तो करता है, तो याचक और रुपये कर्म है, दो कर्म हो गए, और देता है क्रिया। तो जिन वाक्यों में दो कर्मों की आवश्यकता होती ही है वाक्य को स्पष्ट तरीके से बताने के लिए, वो कहलाती है हमारी द्विकर्मक क्रिया। इसी प्रकार हम एक उदाहरण देखते हैं कि अध्यापक छात्रों को हिंदी पढ़ाता है। तो अब इसके अंदर देखो, छात्रों तथा हिंदी दो कर्म है, छात्र और हिंदी। अध्यापक कर्ता हो गया, छात्र और हिंदी दो कर्म हो गए, और पढ़ाता है क्रिया हो गई। तो अध्यापक छात्रों को हिंदी पढ़ाता है, अध्यापक कर्ता हो गया, छात्र और हिंदी कर्म हो गए, और पढ़ाता है क्रिया हो गई। तो जिन वाक्यों में दो कर्म होते हैं वह द्विकर्मक कहलाती है। एक और देखते हैं इसका भेद, अपूर्ण सकर्मक क्रिया। एक हो गई एक अकर्मक, एक कर्मक, द्विकर्मक, और तीसरी है हमारी अपूर्ण सकर्मक क्रिया। अपूर्ण सकर्मक क्रिया देखते हैं कि जिन क्रियाओं में कर्म रहते हुए भी, तो हम देखते हैं आगे अपूर्ण सकर्मक क्रिया। अपूर्ण सकर्मक क्रिया क्या होती है कि जिन क्रियाओं में कर्म रहते हुए भी अर्थ का पूरा बोध नहीं होता और उन्हें पूरा बनाने के लिए कर्म से संबंध रखने वाले अन्य शब्द यानी कि पूरक शब्दों की आवश्यकता होती है। परिभाषा को अच्छे से समझते हैं कि जिन क्रियाओं में कर्म के रहते हुए भी अर्थ का पूरा बोध नहीं होता, यानी कि जिन वाक्यों में कर्म है फिर भी अर्थ का पूरा बोध नहीं हो रहा है, अर्थ पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं हो रहा है, और उन्हें उस अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कर्म से संबंध रखने वाले अन्य शब्दों की हमें आवश्यकता होती है, तो उन्हें हम अपूर्ण सकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण देखते हैं, अध्यापक छात्रों को मूर्ख समझता है। एक उदाहरण लिया हमने। इस उदाहरण में देखिए कि क्रिया का कर्म क्या है, मूर्ख। क्या है, मूर्ख। और छात्रों के बिना क्रिया का अर्थ पूरा नहीं होता, यानी कि हम अगर इस वाक्य में छात्र नहीं लिखेंगे तो छात्र जो वाक्य है वो पूरा नहीं बनेगा। तो अध्यापक छात्रों को मूर्ख समझता है, तो क्रिया का कर्म क्या है, मूर्ख है, और छात्र भी हमने यहाँ पर क्रिया के साथ ही लिया है। तो इस प्रकार से ये उदाहरण हमारा देखते हैं। अब हम अकर्मक और सकर्मक क्रिया में अंतर समझते हैं। तो क्रियाओं का अकर्मक और सकर्मक कैसे बनेगा, जैसे हमने एक उदाहरण लिया पढ़ना। पढ़ना लेते ही हम देखते कि वह पुस्तक पढ़ रहा है, तो ये सकर्मक है। पढ़ रहा है तो क्या पढ़ रहा है, प्रश्न किया, उत्तर मिला कि वह पुस्तक पढ़ रहा है, तो ये हो गई क्रिया हमारी सकर्मक। लेकिन वह स्कूल में पढ़ रहा है तो ये अकर्मक क्रिया है। पढ़ रहा है तो, लेकिन पहले आप किया वह पुस्तक पढ़ रहा है, पढ़ रहा है तो क्या पढ़ रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है। अब यहाँ है वह स्कूल में पढ़ रहा है, स्कूल में क्या पढ़ रहा है कुछ पता नहीं है, प्रश्न करने पर उत्तर नहीं मिला कि वह स्कूल में क्या पढ़ रहा है। कुछ भी पढ़ सकता है, जरूरी नहीं कि वो अपने पढ़ाई की किताब पढ़े, कुछ और भी पढ़ सकता है, लेकिन हमें पता नहीं है, तो प्रश्न करने पर उत्तर नहीं मिला, तो ये अकर्मक। अब हम देखते हैं दूसरा, रचना के आधार पर क्रियाओं के कितने भेद होते हैं। तो रचना के आधार पर देखते हैं क्रियाओं के भेद। तो सबसे पहले हम देखते हैं संयुक्त क्रिया। इसके अंदर हम लेंगे संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया के बाद आती है हमारी सहायक क्रिया। संयुक्त क्रिया, सहायक क्रिया, तीसरी हमारी संयोजी क्रिया। संयोजी क्रिया। उसके बाद एक और क्रिया हमारी रंजक क्रिया। कौन सी है, रंजक क्रिया। अब हम इन सब के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं संयुक्त क्रिया के बारे में। संयुक्त क्रिया क्या होती है, दो या दो से अधिक धातुओं के योग से बनने वाली क्रियाएं संयुक्त क्रिया कहलाती है। दो या दो से अधिक धातुओं से बनने वाली क्रिया संयुक्त क्रिया कहलाती है।
उसे बच्चा खेलता दिखाई दिया, या वह सवेरे दौड़ लिया करता है। अब देखते हो जो उदाहरण है उसमें एक से अधिक क्रियापदों के संयोग से बनी है। उसे बच्चा खेलता दिखाई दिया, दिखाई दिया दो क्रियाएं हैं, तो इसके अंदर कहा गया है कि दो या दो से अधिक धातुओं से बनने वाली क्रियाएं संयुक्त क्रियाएं कहलाती है। आगे हम देखते हैं संयुक्त क्रिया के हमारे यहाँ पर 4 प्रकार किए गए। ये सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। संयुक्त क्रिया के यहाँ पर ये प्रकार किए गए हैं जिसके अंदर आपको बताया गया है। संयुक्त क्रिया में ही आएगी आपके सबसे पहले मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया के बाद आएगी सहायक क्रिया, संयुक्त क्रिया में आएगी आपकी एक यहाँ पर मुख्य क्रिया। तो सबसे पहले हम देखते हैं मुख्य क्रिया क्या होती है। संयुक्त क्रिया में एक क्रिया मुख्य होती है, वो कर्ता अथवा कर्म के व्यवहार पर दृष्टि रखती है। जैसे वह पढ़ लिया करता है, तो इसके अंदर पढ़ अमुख्य क्रिया है, ठीक है। इसी प्रकार हम दूसरा देखते हैं सहायक क्रिया। काल का बोध कराने वाली क्रियाएं सहायक क्रिया कहलाती है। काल का यानी समय का बोध कराने वाली क्रियाएं सहायक क्रियाएं कहलाती है। जैसे वह पढ़ लिया करता है और उसे आने दिया जा सकता है, तो इन क्रियाओं में है जो है वो सहायक क्रियाएं कहलाएगी। अब हम देखते हैं संयोजी क्रिया। संयोजी क्रियाएं मुख्य क्रिया के पक्ष, उनकी वृत्ति तथा वाच्य की सूचना देती है। जैसे मैं पढ़ना चाहता हूँ, इच्छा है उसकी, वह पढ़ना चाहता है, यानी कि संयोजी क्रियाओं में क्या होगा, संयोजी क्रियाओं में हमेशा आपको वाक्य का पक्ष देखना पड़ेगा, वाक्य की वृत्ति देखनी पड़ेगी और वाक्य में सूचना का माध्यम जो सूचना देते हैं वह देखना पड़ेगा। तो मैं पढ़ना चाहता हूँ, अब उसकी इच्छा है कि वह पढ़ना चाहता है। इसी प्रकार अब मैं पढ़ नहीं सकूंगा, इसमें आ जाए असमर्थ, यानी कि वह पढ़ने में सक्षम नहीं है। तो ये था हमारा संयोजी क्रिया। फिर अब हम देखते हैं रंजक क्रिया। रंजक क्रियाएं मुख्य क्रिया के अर्थ में नया रंग यानी कि नई विशेषता लाती है, उन्हें रंजक क्रियाएं कहते हैं। जैसे कि जाना, तो छा जाना, खा जाना, ऐसे सभी शब्द होंगे। पढ़ना, तो टूट पढ़ना, ठीक है, फूट पढ़ना, उबल पढ़ना, यानी कि जो एक शब्द दे दिया उसके आपको अलग अलग प्रकार से किस प्रकार वाक्य का आप नया निर्माण कर सकते हो वो उसमें बताया गया है। अब हम देखते हैं समापिका क्रिया, एक नई क्रिया है और जिसका नाम है समापिका क्रिया। जो वाक्य को समाप्त करती है और वाक्य के अंत में आती है उसे समापिका क्रिया कहते हैं। यानी कि जो वाक्य समाप्ति की ओर होता है तो वो सबसे लास्ट में जो क्रिया होती है वो समापिका क्रिया कहलाती है। जैसे मधुमती मंच पर नृत्य करती है, अब करती है, पूरा वाक्य को समाप्त करने के बाद जो क्रिया आ रही है वो समापिका क्रिया है। और असमापिका क्रिया, जो क्रिया वाक्य में विधेय के अंतर्गत न होकर अन्य स्थान पर प्रयुक्त होती है उसे असमापिका क्रिया कहते हैं। यानी कि जो क्रिया वाक्य के समाप्ति की ओर नहीं जाते हुए वाक्य में बीच में यानी कि मध्य में स्थित होती है उसे असमापिका क्रिया कहते हैं। सामने बहता हुआ कमल अच्छा लग रहा है, अब बहता हुआ यानी कि वाक्य पूरा खत्म नहीं हुआ है, वाक्य शुरू होते ही एक शब्द के आते ही जो दूसरा शब्द है वह असमापिका क्रिया को बता रहा है, क्योंकि बहता हुआ एक क्रिया है, बहना क्रिया है। कुर्सी पर बैठे हुए अध्यक्ष को प्रवेश करते ही नमस्कार करना, अब बैठे हुए और प्रवेश करते दोनों ही क्रिया है जो कि वाक्य के अंत में नहीं आकर वाक्य के बीच में आ रही है, तो ये है असमापिका क्रिया। अब आते हैं प्रेरणार्थक क्रिया पे। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, जिस वाक्य में कर्ता स्वयं किसी कार्य को न करके अन्य से उसे करवाता है, यानी कि जिस वाक्य में कर्ता स्वयं वो कार्य नहीं कर रहा है और अन्य से वो कार्य करवा रहा है वो है प्रेरणार्थक क्रिया। अध्यापक ने बच्चों से गीत गवाया, ऐसा हो सकता है अधिकारी ने बाबू से पत्र लिखवाया, यानी कि कर्ता स्वयं वो काम नहीं कर किसी और से करवाता है तो उसे कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। फिर आती है पूर्वकालिक क्रिया। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया करता है तो पहले समाप्त हुई क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। इसमें पहली और दूसरी क्रिया के बीच में कर लग जाता है, यानी कि जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करता है और दूसरी क्रिया को करता है तो जो पहले क्रिया समाप्त हो गई है उसे हम कहेंगे पूर्वकालिक क्रिया। इसमें पहली और दूसरी क्रिया के बीच में कर लगाते हैं। जैसे वह स्नान कर भोजन करता है, यानी कि पहले उसने स्नान किया फिर वह भोजन करता है। पहली वाली क्रिया समाप्त हो चुकी है जो है पूर्वकालिक क्रिया, और उसके बाद हमने लगाया कर, स्नान कर भोजन किया, यानी कि पहले स्नान कर लिया उसके बाद उसने भोजन किया, तो जिसमें दो क्रियाएं
और होती है पूर्वकालिक क्रिया। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसका नाम था क्रिया, जिसमें हमने पढ़ा कि कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं और रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। धन्यवाद।